मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखता कि कोई भी सर्जन जो है या कोई भी डॉक्टर बगैर तैयारी के ऑपरेशन करने के लिए चला जाएगा। शुगर अभी आप बोतलें पिएँ, जलेबियाँ खाएँ, हलवे खाएँ, 20 तरह के हलवे जात खाएँ, शुगर उतार खासा किसी को हो जाएगी तो वो रिवर्स नहीं होगी, फिर आप मेंटेन करेंगे, इंसुलिन लगवाएंगे, ख़त्म नहीं होगी। हेल्थ सेक्टर में जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है ये सर अभी बहुत बहुत प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर है। मैं अस्पताल में सारी ज़िंदगी काम किया, 15 साल हो गए, लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल नोविस हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं। अब एआई आए, सो एआई को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हेल्थ केयर न्यूज़। थैंक यू, आपने टाइम निकाला आपके एक्सपीरियंस के साथ, और अभी रिसेंटली पिंक रिबन के साथ बल्कि कोलैबोरेशन भी आपके डिपार्टमेंट के साथ हुई है, और हम लुक फॉरवर्ड के इंशाल्लाह मिल के ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई फैसिलिटेट कर सकें। आपकी भी एक बड़ा सेटअप है और हम भी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हमें आती हैं। तो मतलब ये कि थोड़ी सी लाइटर चीज़ों से शुरू करते हैं कि मतलब आपके कैरियर में कोई बताएं कोई ऐसा केस जो आपने किसी देखा हो पेशेंट का, कि जो आपको आज भी आप जब उसके बारे में सोचें तो आपको थोड़ा उसके बारे में थोड़े से, जिसको कहते हैं ना, ऐसे एक आपको एक फील आती हो कि बहुत ही कोई अनफॉरगेटेबल केस था। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, और वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने एमओयू हमने साइन भी कर लिया है और उसके ऊपर हम काम भी करने जा रहे हैं। और बिल्कुल केसेस जो उनसे है ना, वो कई तरह के केसेस ऐसे थे कि जो अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, और अच्छी मेथड में भी और बुरे मेथड में भी। जो अच्छे वाले हैं वो ये है कि आपको जब कहीं से पता चलता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और रेफरेंस से आपको पेशेंट आपको अप्रोच इसलिए आगे करता है और कहता है कि जी मुझे नहीं पता था और मुझे ये चीज़ फ़लानी जगह से पढ़ के पता चली और फिर इसलिए मैं ढूंढता हुआ आपके पास आया हूँ, तो उससे अच्छा लगता है। और ये भी पता चलता है भाई इम्पैक्ट इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को बात को स्प्रेड करने से, बात करने से बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दूसरे सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत से ऐसे पेशेंट देखते हैं कि आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम से कम हमारे इतने करीब करीब भी नहीं होना चाहिए। मसलन ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें ना, ब्रेस्ट कैंसर अब तो खैर बहुत हालात बेहतर हो गए हैं, जो सच्ची बात यह है कि, लेकिन 15-20 साल पहले के अगर हम देखते थे तो एक तो बीमारी बहुत ज़्यादा सवीर होती थी, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि जो घर वाले हैं या पेशेंट ख़ुद है वो लेके आपके पास उनको नहीं आता था, और वो करते करते इतनी बुरे हाल में चला जाता था कि कई ऐसे केसेस आप यकीन करें कि उन्होंने घर वालों को सर्वेंट क्वार्टर में जो पेशेंट है उसको शिफ्ट कर दिया, और उसको सिर्फ वहाँ खाना देते रहते थे कि जी ये खुद ही ठीक हो जाएगा या ये कट लग जाएगा। और एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार की थी, कुछ शायद 20 साल पहले की बात है, जिसके बीच में हमने कहा था कि जो क्वैकरी है उसके बीच में वो सिंपल एसिड लेके, तेज़ाब लेके, तो वो कैंसर के ज़ख़म के ऊपर डाल दिया करते थे, और वो हमारे पास तस्वीरें भी हैं। सो कि ये तेज़ाब से जल जाएगा, वो वाकई जल जाता था। तो वो इस तरह की कई चीज़ें आप देखते हैं कि जो आप सोच नहीं सकते कि ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे है। अच्छा, ये कि पेशेंट भी जनरली बहुत सारी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, फैमिलीज़ भी बहुत दफ़ा सच और रियलिटी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तो मतलब ऐसे केस में किस तरह आप फैमिली को या पेशेंट को कोई ऐसी शॉकिंग बात या सख्त बात कैसे कन्वे करते हैं? सबसे पहले तो जो मरीज़ आएगा, मरीज़ को तो आपको सबसे पहले ये बावर कराना ज़रूरी है कि आप सीरियस हैं उसके मुतालिक। आप उसको जब तक ये फीलिंग नहीं देंगे कि आप कंसर्न हैं और इट्स नॉट जस्ट अ बिज़नेस, तो तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो उसके बाद जब आपको पता चल जाता है तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि जी ये आप इस स्टेज के ऊपर हैं, और फिर आप पहले ज़हन में खुद सोचते हैं कि इस पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के बीच में कौन से वाला इलाज सबसे बेहतर रहेगा, सूटेबल रहेगा, और फिर आप उसको सारी चीज़ें ज़ाहिर है ऑफ़र तो करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो पहला विज़िट है उसके बीच में आप कभी भी पेशेंट को नाउमीदी की कोई बात नहीं बताएंगे, और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कल को क्या होने जा रहा है। अब तो इलाज इस तरह से हमारे पास बेहतर है। पहला विज़िट जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो एंग्जाइटी पेशेंट की है ना, वो पहले विज़िट के ऊपर है, रिश्तेदारों की भी, पेशेंट की भी।
पहले पहले विज़िट पे प्लीज़ बहुत खौफनाक बातें नहीं करनी चाहिए। सो पहले के मुताबिक आपको एम्पैथाइज़ करना चाहिए, चीज़ को देखना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए और पहले आप सारी चीज़ें एक दफ़ा खुद नोट डाउन कर लें कि ये भी हो सकता है, ये भी, जो अच्छी बातें हैं वो उनको भी बताएं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को भी समझ में आना शुरू हो जाती है कि जी मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, और अगर मैं ठीक हो रहा हूँ तो वो आपकी बात पे यकीन करने लग जाता है, फिर आपकी बात सुनता भी है और सब चीज़ें। सो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि आप जो सा ना आप फ्रंट पहले दिन में उसको डरू दें कि जी वो तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता और बड़ी एडवांस स्टेज पे तुम आ गए। पहले एडवांस स्टेज पे आया, दिस इज़ दी टाइम कि जब आपको उसको देखना है, उसको वापस लेके आना है, उसको होप दिलानी है। जी, और मतलब सेध देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बहुत सारे ऐसे केसेस में लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जो हमारा ERPR स्टेटस के साथ जो इंटरनेशनल डेटा है वो कुछ और कह रहा है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम दवाइयाँ जब देते हैं, कीमोथेरेपी जब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं, सो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल डेटा उसको प्रोवाइड करता है। सो वी नीड टू सी, होप देनी चाहिए और उसके हिसाब से उसको करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा कोई सर्जरी आप किसी की करने जा रहे हो जिस पे आपको पता हो कि ये बहुत ही मुश्किल है सर्वाइवल, और वो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली रिकवर कर गया हो, तो ऐसे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। सबसे शायद सर्जरी की फील्ड लेने की एक बड़ी वजह यही है कि जो पेशेंट जब आपके पास आते हैं ना तो दे आर स्ट्रेस्ड, दे आर सिक और दे हैव समथिंग इन देयर माइंड। उनको उस टाइम पे खौफ है कि मुझे हादसा कैंसर है, मुझे गिल्टी है, और जब आप सर्जरी कर लेते हैं तो फिर वो जब ठीक हो जाते हैं तो वो जो खुशी है, वो जो स्माइल है, उस दिन आके कहते हैं दैट इज़ फार बियॉन्ड एवरीथिंग। आई मीन आपकी सारी मेहनत जो उनसे ना उस पर रंग ले आती है। जो पेशेंट्स, कई पेशेंट्स आपके पास जब आते हैं ना कि किसी ने उनको डरा दिया, कि उनको कहा कि जी तुम तो स्टेज 4 पे आ गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। सो जब उस पेशेंट को आप ऑप्टिमली ट्रीट कर लेते हैं और वो बहुत सारे ठीक हो जाते हैं, यानी सब 100% वो नहीं है कि एक दफ़ा कह दिया तो आपके कह पे, वो जब ठीक हो जाते हैं ना, वो जो उसकी खुशी है ना वो आपको पे ऑफ कर देती है सब चीज़ें। सो आप उसी ईंधन पे चलते हैं जब आपको उसको वो खुशी करके रखता है। तो वही आपकी सबसे ज़्यादा जो दुआ होती है, जो खड़ा होकर आपके सर पे हाथ रख देता है, कोई आपको कह जाता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, ये बताएं, हम देखते हैं कभी कोई छोटी सी सर्जरी जो है उससे किसी की जान चली जाती है, कभी ये है कि बहुत बड़ी सर्जरी जो है उससे भी लोग शिफायाब होते हैं, बच जाते हैं, तो ये क्या, इसकी क्या वजह? दो, अगर आप पहले तो साइंटिफिकली कहना कि तो उसमें आप कहते हैं कि जी पेरी ऑपरेटिव केयर और प्लानिंग और सारी चीज़ें वो तो यानी स्टैंडर्ड है, ये तो इसमें कोई भी नहीं। मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखता कि कोई भी सर्जन जो है या कोई भी डॉक्टर बगैर तैयारी के ऑपरेशन करने के लिए चला जाएगा या कुछ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन तरफ तो इंटरनेशनल एविडेंस है सारी चीज़। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें दुआओं के ऊपर भी होती हैं। सो बहुत सारे मरीज़ जो उनसे हैं ना उनको दुआएं होती हैं। सो आप मुश्किल से ऑपरेशन भी कर जाते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। और लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, वो उनका मुश्किल सा सिंपल सा छोटा सा ऑपरेशन किया तो वो वूंड इन्फेक्ट हो गया। सो वो बहुत सारे फैक्टर्स बीच में जो उनसे ना आउट ऑफ दी, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको कहूँ कि नहीं मैं इसका ज़रा कम ध्यान से ऑपरेशन करता हूँ, और सब ऐसे हैं, दिस इज़ नॉट मी। लेकिन वहाँ पर वो फिर फ़र्क है करता है। फिर दूसरी चीज़ उनके अपनी खाने पीने की आदत, लाइफस्टाइल, सारी ज़िंदगी बोतलें पी के, तो आज जौन सा ना वो फिर वुंड मुश्किल से ठीक होगा। सिगरेट पी के फेफड़ा जवाब दे गया वो होता है। अच्छा, और हमारे पेशेंट लाइफस्टाइल को कंसिडर करते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है जनरली जैसे लाहौरी पंजाबी नहीं, पाकिस्तान में देखें जी, पाकिस्तान में आप देखें सड़क के ऊपर ज़मीन तक तो फल पड़ा हुआ है। सो जन्नत की तरह तो नज़ारा है। अब यहाँ पे बंदा खाना ना खाए तो क्या करे। सो इसलिए जो सा ना वो यहाँ पे आप किसी को ये कहते हैं तुम खाना ना खाओ तो वो आपको कहता है कि क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये कहते हैं कि जी स्ट्रेस किल्स, तो ये क्लिनिकली भी प्रूव है कि स्ट्रेस किल करता है? सर कई हार्मोन्स होते हैं ना, वो उसको हमने याद ही ऐसे किया हुआ है कि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो क्या क्या होगा। तो उस वक्त जो उस कंडीशन के बीच में आपके कई हार्मोन्स हैं जो इतने ज़्यादा रिलीज़ हुए होते हैं कि आपको वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रखते हैं, आपके नर्व्स को जो उनसे ज़्यादा रखते हैं, आप टेंशन में होते हैं उस टाइम के अंदर, वो वो ग्लाइसीमिया कर रहे होते हैं, शुगर का लेवल ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्ट्रेस के बीच में
दिस इज़ द बिगेस्ट किलर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। यानी बाकी जगहों पे भी होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मसला तो ये है कि हर बंदा परेशान है, हर बंदे को कुछ ना कुछ परेशानी है, और वो परेशानी जो सी है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है और आपकी जनरली सेहत का लेवल भी कम है। आप यहाँ पे 60-65 के बंदे को देखें और उसके हालात देखें तो घुटने में जवाब दे हुए होते हैं, सारी चीज़ें, ऑल स्ट्रेस इतने सालों का वो लेके फिर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मतलब अगर हम आज का लाइफस्टाइल देखें तो वो बहुत हम रियलिटी से बड़ी दूर चले गए ना। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, हम देखें और फिर अगली जनरेशन को देखें, तो ये आपको लगता है कि अब जो जनरेशन है ये ज़्यादा बीमार है पहली जनरेशन्स की निस्बत? सर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो खानों की आपकी वैरायटी थी और उसमें न्यूट्रिशन की वैरायटी थी और उसमें फ़ाइबर की वैरायटी थी, वो आप 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तो अब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो अब जौन सा है वो दो सोसाइटी जौन सी है वो बट की कुछ हिस्सों में, एक हिस्सा है जिसको खाना सुपर किस्म का जौन सा सुपर सैचुरेटेड डाइट्स हैं और बर्गर्स हैं और ये सब चीज़ें मिल रही हैं। एक फैक्टर आपका चला गया कि जिसके अंदर खाना अभी भी उसी तरह से, सो वो सेहतमंद होंगे कि जो सब्ज़ी भी खा रहे हैं, जो जिनके टाइमिंग है खाने के, जिनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जौन सा है वो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एक्सपोज टू वो बहुत सारे न्यूट्रिशन के, सो उनको ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो 40 साल के बाद जब वो असर दिखाना शुरू करेगा तो महसूस होगा कि भाई मुझे तो दर्दें शुरू हो गई हैं, तो है नहीं है। अच्छा, ये कि आपको अगर मौका मिले कोई 3 ऐसी चीज़ें बैन करने का जो कि हमारे लाइफस्टाइल में से, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो? चीनी बैन होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, चीनी बैन होनी चाहिए, चीनी को कंट्रोल होना चाहिए। जैसे नमक 2 और तीसरी चीज़ घी। अच्छा, तो 3 चीज़ें जो सी है ना, वो तो इस टाइम के अंदर हर चीज़ को यानी। और घी हर तरह का, क्योंकि घी में भी तो कितनी किस्म की घी का हर चीज़ का इस्तेमाल एक हद तक ठीक रहेगा। सो दीज 3 थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड। सो एडेड सॉल्ट वुड कॉज हाइपरटेंशन। आई मीन तब हो जाएगा हाइपरटेंशन, तो फिर इलाज नहीं है, फिर आप मेंटेनेंस की दवाइयाँ आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। शुगर अभी आप बोतलें पिएँ, जलेबियाँ खाएँ, हलवे खाएँ, 20 तरह के हलवे जात खाएँ, अभी आप खाएँ, लेकिन जब ये हो जाएगा, शुगर उतार खासा किसी को हो जाएगी, तो वो रिवर्स नहीं होगी। फिर आप मेंटेन करेंगे, इंसुलिन लगवाएंगे, ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह से जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं ना, जो हम तो उसको कई जगहों पे कहते हैं कि जी ये पता नहीं कितने सालों से वही तेल के बीच में पकाई जा रहे हैं, तो वो जो तेल है वो तेल जाके जम जाएगा और वो फिर जब एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, फिर वो हार्ट के ऊपर भी वैसे ही एक्ट करेगा, टांगों पे भी वैसे ही एक्ट करेगा। सो 3 चीज़ें तो बिल्कुल रेगुलेट होने वाली हैं। ये तो यहाँ पर पाकिस्तान में आप चीनी मीठा खाएं, लेकिन एक तनासब के साथ खाएं, नमक खाएं एक तनासब के साथ खाएं, घी लें लेकिन इतना डीप फ्राइड ना खाएं जितना आप खाते हैं। ये 3 चीज़ें। और हमारी फूड तो मेरे ख्याल पता नहीं शायद ट्रेडिशनली तो फ्राइड है, मिलता जो है ना जी, जब मिलता जो है इतना इजीली अवेलेबल जो है, हर चीज़ जो है ना वो इतनी फरावानी से अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है कि इसको फिर ये गरीब और अमीर की बात नहीं है। चाय की प्याली देख लें, चाय की प्याली हर कोई पिएगा, लेकिन उसके बीच में चीनी तो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन वो जब तक इतनी मीठी ना हो कि वो पर कुछ जगह ऐसी हैं, मसलन कोरिया जो है वहाँ पे कोई मिठाई की दुकान नहीं है। सो वहाँ पर जो बेकरीज हैं और बहुत अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, लेकिन मिठाई की दुकान नहीं है। सो वहाँ पे बकलावा लेना है या मिठाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की लेनी है तो सिर्फ कुछ एरिया में कुछ दुकानें हैं। इवन वहाँ की जो आइसक्रीम है उसमें चीनी नहीं डलती है। सो आइसक्रीम इज़ फ्रोज़न वाटर एंड मिल्क, और उसके बाद वो रेड बीन डालते हैं, इसमें चीनी नहीं डलती, सो फीकी है। सो ऐसे तो वो इतना फ़र्क है। उनको एक दोस्त थे, उनको मैंने मिठाई दी थी, मेरा स्कॉलरशिप था, उसके लिए मैं ले गया कि जी बहुत शुक्रिया। उनका जी ये नहीं चाहिए। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हम नहीं खा सकते। फिर जब मैंने वहाँ गया और मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि हाँ ये वाकई इनकी तो इतना मीठा नहीं खा सकते इनके बस की बात नहीं। तो देखें ना, वो फिर सेहतमंद कौमें जो हैं फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो वो फिर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के बीच में ना, जब आप इन ये जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया सारा आता है, इसके बीच में आप यकीन करें कि पीपल इन 80s वुड लुक लाइक 40s एंड दे हैव नो फैट ऑन दम।
सो जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है ना वो मैदा अपनी जगह पे होगा, जिगर अपनी जगह पे होगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं पे हम जब सर्जरी करते थे ना, बिल्कुल रशिया से कोई इंटरनेशनल माइग्रेट आया है, यूएस से आया है, तो दे आर ओबीस एंड दे आर बिग साइज। सो हमें कई कई घंटे लग जाते थे चर्बी के बीच में से ढूंढने की कि ये है कहाँ पे। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो और वो साफ नज़र आता है कि किस तरह से। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर्जरीज बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो मतलब ये रियलिटी में इसी तरह ही है? सर दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्जरीज जो सी हैं उसमें कुछ डायरेक्टली सर्जिकल जो है वो महंगा हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया हुआ है। जो मार्केट ड्रिवन जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन दवाइयाँ वगैरह हैं या इम्प्लांट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनते और इन्फ्लेशन की वजह से, कुछ डॉलर की एक्सचेंज रेट्स की वजह से, सो जो पहले चीज़ें हमें 10-12 हज़ार की मिल जाया करती थी वो 60,000 70,000 इससे कम की नहीं मिलती। सो द कॉस्ट ऑफ सर्जरी हैज़ गॉन अप। इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स की मेंटेन करने की स्टैंडर्ड्स, उसकी वजह से चीज़ों की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। सो बाकी ठीक कहते हैं कि सर्जरी बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, ये कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, इस पे भी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि कुछ लोगों का मतलब है, आप पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट को भी आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट जो सिस्टम है वो फेयर है या मतलब उस पर कुछ चीज़ें हैं जिनको शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है? सर दोनों तरीके से है। जो एक तो पॉलिसी मैटर बन जाता है कि इसके बीच में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स जो से हैं इस टाइम पे जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और लेकिन दे कैन नॉट केटर इतनी 24 करोड़ आवाम के साथ। पब्लिक सेक्टर सिर्फ नहीं उसको उठा सकता। सो उसकी सपोर्ट के लिए आप फिर प्राइवेट सेक्टर बीच में आता है। और प्राइवेट सेक्टर की जो सी है वो मैं ही समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना एक प्राइस टैग सेट करती हैं और उसके साथ चलती हैं। सो देयर वुड बी एन ए क्लास, देयर वुड बी अ बी क्लास, देयर वुड बी एन ए प्लस प्लस क्लास। क्योंकि आप सर्विस लेने जा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी पे आ जाता है। यू वांट टू स्टे इन अ 5-स्टार होटल, यू कैन स्टार इन अ 3-स्टार होटल। सो बोथ ऑफ देम आर कमोडिटीज़ जिसके बीच में आप रह सकते हैं। सो इफ़ आई वांट टू स्टे इन अ 3-स्टार होटल एंड गेट दी प्रिविलेजेस ऑफ अ 5-स्टार, तो वो नहीं बनेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होंगी, उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। सो इस तरह से जो सा वो चीज़ है। लेकिन हाँ, रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर आप नॉट इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, लेकिन अगर आप यूरोप सारे में जाते हैं तो उसके बीच में होटल्स वगैरह जो से हैं या जो आप बुक कराते हैं तो वहाँ पे एक फ़िक्स्ड प्राइस, एक रेंज उसकी पड़ती है कि जी ये चीज़ करेगा, उसके हिसाब से होनी चाहिए। पेशेंट को इससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अच्छा, ये जनरली मतलब लोगों में एक तासुर पाया जाता है, वो मतलब है कि जैसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के ऊपर हॉस्पिटल का भी प्रेशर होता है कि जी ज़रूर दाखिल ही करना है, ज़रूर ज़्यादा दिन। नहीं सर, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। ये अच्छा। जो है ना, हाँ ये ना एक विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली एक वो इम्प्रेशन ऐसे बनना शुरू हो गया। एक पेशेंट मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि अब ह्यूमन लाइफ एट स्टेक है। सो आप उसको इस तरह से नहीं देखते कि ह्यूमन लाइफ एट स्टेक है। आप मैं किसी वजह से जाता हूँ कहीं पे और मेरे जिगर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ आ रही है, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पहुँचने के ऊपर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि जी ये बहुत सारे टेस्ट करने हैं, आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि आप रुक जाएं, क्योंकि वो ये आपको ये तो नहीं बता रहा कि जी अगर आप घर चले गए तो हो सकता है रात को आपका सांस बंद हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, इमरजेंसी हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इम्प्रेशन ये बनना शुरू हो गया कि ये ज़रूर जॉनसन ना ये खाम खा एडमिट करा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आप ये सिर्फ ये जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठे होते हैं तो आप उसको ऐसे सोचते हैं कि जी अगर मैं गवर्नमेंट सेटअप में बैठा होता तो इस पेशेंट को मैं क्या कहता, क्या मैं इस पेशेंट को कहता कि तुम कोई बात नहीं, तुम्हें सर दर्द है, पेट दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, घर चले जाओ, या मैं उसको कहता हूँ कि नहीं तुम्हें इमरजेंसी में दाखिल होने की ज़रूरत है, ड्रिप्स की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए। सो वो आई डिसएग्री विद दिस कि डॉक्टर्स जो है ना वो खाम खा किसी को एडमिट नहीं करते। अच्छा, ये किसी तरह का तासुर ये भी बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है कि जी डॉक्टर बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो फार्मा कंपनियों के शायद किसी इन्फ्लुएंस में भी करते हैं। मैं इसको नहीं समझता सर। देखिए जो
आपकी प्रैक्टिस है उसमें सबसे बड़ा अनएथिकल काम ये होगा कि मैं किसी फाइनेंशियल या किसी अदर प्रेशर में आके किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाऊं। क्योंकि वो पेशेंट तो अब मेरे साथ रहेगा अगले 20 साल 30 साल जब तक वो है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैं उसको ये कहूँ कि जी यूँ करते हैं कि क्योंकि फ़लाना कंपनी, क्योंकि अच्छी कंपनी आपको ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती। अगर कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ देने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो आपको कुछ फ़ायदे की बात को ऐसे गलत काम कर सकता है, तो वो प्रेशर नहीं फिर आता। और उससे आप बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपको कि जी कोई क्या भी कहता है। मेरा और उस पेशेंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जब आज ठीक हो जाएगा तो उसने अगले 10 साल मेरे साथ सामने रहना है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कोई सा है जी। अच्छा, ऐसा पेशेंट जो मतलब मोटिवेशनली भी इमोशनली भी जिसने बिल्कुल मतलब वो हार मान ली हो, तो उसको किस तरह आप डील करते हैं? सर होप जो सी है ना बड़ी ताकतवर चीज़ है। एक कोई भी एडल्ट है ना, तो उसकी साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। एडल्ट की साइकोलॉजी ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि बस मैं 2 दिन ही ज़िंदा हूँ, तो फिर मैं 2 दिन का ही प्लान करूँगा। लेकिन अगर मुझे कोई होप ये दे दे कि नहीं है तो 2 ही दिन, लेकिन हो सकता है 20 में बदल जाए, वो मैं उसकी बात भी सुनूंगा। और फिर अगर मुझे वहाँ से थोड़ा सा लेवरेज मिलता है तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू आस्क देम टू कम बैक इनटू लाइफ। और वो छोटी छोटी बातें करने से वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो वापस आपकी बात सुनते भी हैं और फिर आप उनको वापस ले आते हैं। सो बस नीड टू गो स्लो। बट लेकिन ये कि पेशेंट के हील करने में उसकी अपनी मोटिवेशन का भी बहुत रोल बहुत ज़्यादा है। अगेन मैंने जैसे पहले आपको कहा ना, हम पता नहीं, दिस इज़ फॉर मी, आई मीन आई कैन लुक इनटू द आईज एंड इफ़ आई डोंट सी एनी चमक इन द आईज, तो आपको होता है कि यार ये क्यों इतना डिप्रेस्ड है। एक होप होती है आंख में, आपको नज़र आता है कि ये पेशेंट ठीक होना चाहता है। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग। कई पेशेंट्स आपको होते हैं, आपको ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन वो ना उनकी आंखों में चमक नहीं होती। आपको होता है कि भाई तुम खुश क्यों नहीं होते, वाई डू यू हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्लूमी फेस। मैं कह रहा हूँ तुम ठीक हो जाओगे और तुम कह रहे हो कि अच्छा जी। अच्छा जी का क्या मतलब है, तुम्हें खुश होना चाहिए, अल्लाह करे। सो यू नीड टू जस्ट ब्रिंग देम बैक, उसको वापस लेके आने के लिए। अच्छा, मतलब सर्जन जो हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं कि देखिए मतलब आपने एक सर्जरी करनी है, आपको बज़ाहिर लगता है कि ये 1 घंटे की सर्जरी है, और वो पता लगा कि जब आपने वो शुरू की तो वो तो कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन, और पता लगा कि उस पर तो कई घंटे लग गए, तो कैसे फिर इसको कोप करते हैं? सर सर्जरी जो है वो स्पेशलिटी कुछ ऐसी है कि जिसके बीच में आप पहले से प्लान करके जाते हैं, और प्लानिंग के बीच में ये होता है कि आप एक दफ़ा जब स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो फिर आपने वो कंप्लीट करके ही आना है। इसलिए अब वो ये नहीं है कि ओहो ये अब है। आपको सर्जन एक दफ़ा जब वो सर्जरी स्टार्ट कर देता है, जो स्टार्ट्स दी फर्स्ट कट, उसके बाद उसके बाकी सब के सब सिग्नल्स ऑफ हो जाते हैं। ना वो टेलीफोन सुनता है, ना वो कुछ और करता है, वो उसके साथ ही लगा होता है जब तक कि वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। बिकॉज वी नो के यहाँ पे मैटर हर लास्ट स्टिच भी मैटर करता है। स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स में ला के हो सकते हैं, यू नीड टू डू द मिलियन टाइम्स, लेकिन ये कि वो सारे स्टेप्स, एक स्टेप भी, एक स्टिच भी आपने 50 लगाए, 100 लगाए, 300 लगाए, लेकिन एक स्टिच भी अगर लूज़ है ना तो ये गया। इसलिए वो बस आप और कुछ नहीं कर सकते, फिर आप फोकस हो जाते हैं। और ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं? सर बिल्कुल मिलते रहते हैं। सर्जरी जो सी है ना, वो उसमें टाइम नहीं है। जो बाकी जितनी भी फिजिशियंस वगैरह हैं, जो स्पेशलिटीज़ हैं ना, वो दे गो बाय दी टाइम। दे हैव टू कम एट 8, दे हैव टू लीव एट 2। सर्जन कैन कम एट 8, लेकिन ही डज़ नॉट नो कि व्हेन ही वुड बी लीविंग। वो अपनी मर्ज़ी से जाता है जब उसका टाइम खत्म। आज कोई काम नहीं है, वो हो सकता है कि जी कहे चलो हम गप्पे लगा लेते हैं, तो हम टाइम पूरा करके 2 बजे चले जाते हैं। लेकिन अगर आज 4 बजे तक बुलाया, शाम को इमरजेंसी हो गई, उसको वापस आना पड़ा, वो सारी रात यहाँ बैठा रहा, तो उसको ना ये चीज़ माइंड नहीं करती। यू एन्जॉय दी एटमॉस्फेयर इन द थिएटर, दिस इज़ योर होम। और बड़ा मज़ा आता है उसको वहाँ पे रहने का और वो सारी चीज़ें वहाँ पे करने का। अच्छा, ये जो यंग डॉक्टर्स जो हैं, जो सर्जरी में नहीं जाते, जो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे डरते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? सर उनको यही एडवाइस करनी चाहिए कि वो सर्जरी में ना आए, क्योंकि सर्जरी जो सी है ना, वो एक अगर आपकी हॉबी नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते।
सो अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना सर्जरी करना, अगर आपको ब्लड बुरा लगता है, अगर आपको लंबा लंबा खड़ा रहना बुरा लगता है और ऑकवर्ड टाइम पे सर्जरीज और ड्यूटीज़ करनी बुरी लगती हैं, तो ये आपका फील्ड नहीं है. सो देयर आर सो मैनी अदर फील्ड्स जिसमें आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट योर फील्ड. तो डोंट ट्राई टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक टू. क्योंकि इसमें बहुत घंटे, बहुत ज़िंदगी का टाइम आपका सिर्फ थिएटर्स में गुजरता है. सो उसके साथ ही होता है. अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी पेशेंट को सर्जरी मना की हो कि वो आपको लगता हो कि ये बहुत डेंजरस है, नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी होता है? सब अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब गाइडलाइंस आती जाती हैं और आप जो है ना फिर रिस्क बेनिफिट रेशो को गट करते रहते हैं. हमारे प्रोफेसर थे टी ए शाह साहब ना, तो टी ए शाह साहब कहते थे कि आपको जो अगर फील हो जाए ना कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो डोंट गिव इट अ सेकेंड थाट, तो ना किया करो. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग दैट यू फॉर अ सर्जन इज़ टू डिसाइड व्हेन नॉट टू ऑपरेट. सो फिर आप पेशेंट को फिर समझाते हैं कि वो अब आजकल तो वो गूगल से और सब कुछ देख के आता है और वहाँ लिखा हुआ है सर्जरी, तो देन आपको फिर उसका बताना पड़ता है कि ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि इसका ये नुकसान हो सकता है. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. थायराइड है या गिलड़ का है, वो बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के बीच में बड़ा कॉमनली हो जाता है. अच्छा, अब उसमें सबके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं. आप बहुत दफ़ा उनको समझाते हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई मसला नहीं है, आपको दवाई नहीं खा रहे, गिलड़ के टेस्ट सारे ठीक हैं. आप सिर्फ खूबसूरती के लिए कराना चाहते हैं तो अलग बात है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है. अक्सर कंप्लेंट होती है कि जी इसकी सांस रुकता है, तो हम कहते हैं इसके कर भी देंगे ना तो भी उतना ही सांस रुकेगा. तो वो आपको समझाना पड़ता है कि कहाँ पे नहीं. तो बहुत दफ़ा आपको पेशेंट को ये समझा के वापस भेजना पड़ता है. फिर वो किसी और के पास जाके पूछेंगे कि फ़लाना डॉक्टर ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो फिर मान जाते हैं, कहीं नहीं भी मानते हैं. अच्छा, ये आपका बड़ा एक्सेप्शनल एजुकेशनल कैरियर रहा, तो मतलब ये आप सर्जरी की तरफ आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन या आपका जो पाथ है वो कैसे सर्जरी की तरफ आया? सर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो अर्ली एजुकेशन है ना, वो मेरी हुई तेहरान एम्बेसी में. वालिद साहब ईरान में होते थे, डेपुटेशन पे थे, तो शुरू की पढ़ाई जो है ना वो तेहरान एम्बेसी के थ्रू हुई. वहाँ पे हम फिर जब वहाँ से पाकिस्तान आ गए तो हम बहुत सारे शहरों में ट्रांसफ़र होते रहे. तो फिर मैंने कुछ अर्सा ननकाना साहब में पढ़ाई की है, कुछ अर्सा मैंने झंग में पढ़ाई की है, मैंने इसी तरह 3-4 शहर जो से जगह जगह छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ाई की. फिर DPS आ गया. DPS आने के बाद फिर चलते गए करते गए और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में जब मेडिकल कॉलेज में आया ना, तो उसमें अब बड़ा वो था कि जी सर्जन जो है उनका एक अलग ही तरीका होता है चलने फिरने का. और फिर वहाँ पे जो सर्जन्स हमारे टीचर्स थे ना, उन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस किया, बड़ा इम्प्रेस किया. जब वार्ड में जाना, उनका तरीका और सारी चीज़ करने के लिए. जब आप एक्चुअली हाउस जॉब में आए तो हाउस जॉब के बीच में एक जो सच्ची बात है वो फेल्ट कि जब सर्जन आता है ना, तो सर्जन एक बिल्कुल सिक पेशेंट को लेता है. जो आज साजिद खान साहब हैं, पेशेंट उसको हार्ट अटैक होता है, वो आता है उस वक्त बिल्कुल बेचारा जो है ना बुरे हाल में है, ट्रॉमा के साथ है, ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं. वो जब आते हैं ना तो उस वक्त एक मिजरेबल कंडीशन में होते हैं बेचारे. लेकिन आपके कुछ करने से वो 8 दिन 10 दिन के बाद चल के जा रहे होते हैं. एंड यू फील हैप्पी कि जी आपने यू हैव अ कंट्रीब्यूशन दिस, कि ये ठीक हो रहे थे. इट्स काइंड ऑफ अ फ्यूल फॉर यू कि आप उसको करें. व्हेन आई वाज इन हाउस जॉब, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्जरी ही करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ बेटर फॉर मी रादर देन बीइंग अ फिजिशियन. तो ये जो स्पेशलाइजेशन है उनको प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी की, तो ये किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इसमें स्पेशलाइज करें? सर इसमें दो थे. इनिशियली जो है वो मुझे कुछ मौका मिला था रोबोटिक सर्जरी सीखने का. और रोबोटिक सर्जरी सीखने के बाद जब हम वापस आए तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो आपको कई दफ़ा आपको चॉइसेस चेंज करनी पड़ती हैं. अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ब्रेस्ट सर्जरी के बीच में कुछ लोगों को ऐसा काम करते देखते हुए कि विच वाज डिफरेंट. 20 साल पहले ब्रेस्ट सर्जरी बिल्कुल फ़र्क होती थी. देयर वाज ओनली वन ऑपरेशन एंड एवरी ट्यूमर वुड गेट दी MRM जिसको हम बोलते हैं, जिसके बीच में जस्ट रिमूव द टिश्यू और एक्जिला बगल में से भी निकाल देते हैं. वो था.
लेकिन over this period of time, specifically when I started some time working as an associate professor in services hospital 2017, 18, 19, so there I found कि internationally there is a change in the trend. सो उस चेंज ट्रेंड के बीच में उसने चैलेंज भी किया कि जी ये बजाय इसके कि साहब का सिंपल सर्जरी हो रही है और बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं तो मिनिमल इन्वेसिव हो गया, उसके बीच में आप जो है ना फिर फ्लैप्स यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आया कि हम इसको सीख कहाँ सकते हैं, तो अप्रोच्ड ऑल दी बिग नेम्स अराउंड, प्रोफेसर आयशा शौकत हैं, डॉक्टर हुमा हैं, डॉक्टर सायरा सलीम तब नई आई थी, डॉक्टर इरम हैं, सो डॉक्टर रुफीना सोमरू हैं। सो ये पाकिस्तान के वो लोग हैं कि जिन्होंने जो एक्चुअली प्रोफेसर आमना है शौकत खानम में, सो इन सबको अप्रोच किया कि मैडम आप हमें कुछ बताना शुरू करें। सो इन द मिडल ऑफ कोविड वी स्टार्टेड अ सिंपल कोर्स सर्विसेज हॉस्पिटल में, और वहाँ से जो अब दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। सो जब इन लोगों ने मुझे वो सब कुछ बताया और हमने लेक्चर्स वगैरह लिए, सो इट वाज वेरी इनकरेजिंग कि दिस इज़ समथिंग न्यू, पेशेंट के लिए भी अच्छा है और पेशेंट उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। और फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, फिर हुआ ये कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एज प्रोफेसर एंड आई केम टू मेयो हॉस्पिटल, तो ऑलरेडी यहाँ प्रोफेसर आयशा शौकत ने एक प्रोग्राम सेटअप किया हुआ था ब्रेस्ट सर्जरी का, उस पर काम हो रहा था। सो मैंने सिर्फ ये काम ये करना था कि बस उसको दोबारा से इकट्ठा करके चलाने वाला काम था। सो वी हैड गॉट वेरी नाइस वेरी एनर्जेटिक फेलोज़ जो पहले से काम कर रहे थे। सो वी स्टार्टेड द प्रोग्राम अगेन, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स के साथ किया, एंड देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग। वी फाउंड कि पेशेंट का हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है। सो हमने वी फाउंड कि एक्चुअली पेशेंट खुश हो रहे हैं, और फिर जब 6 months 8 months 1 year के फॉलोअप पे आना शुरू हुआ, सो वो फिर वही बात ये कि आपको फ्यूल मिलता है तब जब आप एक पेशेंट को ठीक और खुश देखते हैं। सो वो जब ठीक देखना शुरू किया तो वी एक्सेलरेटेड, वी ट्राई टू गेट दी जो हमारे पास गैमा कैमरा है, फिर वो पहले पड़ा हुआ था, वो ये नहीं था कि नहीं था, लेकिन हम स्टार्टेड यूजिंग इट। सो 100 से ज़्यादा केसेस पे गैमा कैमरा यूज़ होना शुरू किया, ऑल द फ्लैप्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए, पेशेंट की फॉलोअप्स, MDT। सो एक्चुअली अब जब आप कोशिश करते हैं तो खुद ही चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। सो वी हैड गुड फॉलो एंड फीडबैक फ्रॉम पेशेंट्स। तो आपकी बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी रही, यूके में भी, साउथ कोरिया में भी, तो मतलब आपकी जो प्रोफेशनल फ़िलासफ़ी है उसमें क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर से आपको नया सीखने को मिला? सर इंटरनेशनल एक्सपोजर्स जो उनसे है ना, वो आपको एक बिल्कुल नया होराइज़न देते हैं और आपको बिल्कुल एक नया विज़न देते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मेरे अलावा कोई है ही नहीं है। सो जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, देयर इज़ अ वर्ल्ड आउट देयर, और वो शायद आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। जब मैं योनसाई गया तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने देखा कि एक ही इंस्टीट्यूशन में 32 रोबोट्स लगे हुए हैं। सो देयर आर 2 रोबोट्स इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त ये 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन देयर आर 32 रोबोट्स, ओनली 1 इंस्टीट्यूशन, एंड दे आर वर्किंग एवरीथिंग ऑन रोबोट्स। सो वो मेरे लिए का ही ओपनर था। मैंने कहा यार कि मैं अस्पताल में सारी ज़िंदगी काम किया, 15 साल हो गए, लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल नोविस हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं। सो इसी तरह से जब मैंने कुवैत में काम किया, जब मैं यूके गया, सो उसके बीच में सब मैंने यही देखा कि जी सब लोग क्या हैं, साइमल्टेनियसली आई फाउंड कि बहुत सारी जगहों पे हम उनसे बेहतर हैं। सो हम जो ट्रेडिशनल सर्जरी है, ट्रॉमा है, सो हम उनसे बहुत बेहतर करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, उसका मैनेज है, डायबिटिक फुट है, इसका मैनेजमेंट है। सो हम इसमें बहुत सी दुनिया से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, वो सबको बाहर जाके काम करना चाहिए, और उनको फिर पता चलता है कि खामियां क्या हैं, फिर नेटवर्किंग होती है, फिर आप एक्चुअली आपको अपनी जो आपकी हम्बलनेस है ना, वो तो आपको वहाँ से आती है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि यार दुनिया बाहर बहुत काम कर रही है। ट्रू। अच्छा, ये रोबोटिक्स की आपने बात की, तो अब मतलब आपको लगता है कि रोबोटिक्स अभी पाकिस्तान की रियलिटी है, या मतलब भी हम वहाँ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे रोबोटिक्स पे जा सकते हैं? सर एक स्पेसिफिक कैटेगरी है ऑफ केसेस के जिसके बीच में रोबोटिक्स या रोबोट बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है। वो ऑपरेशंस जो हम लेप्रोस्कोप से भी अभी नहीं कर सकते हैं, वो रोबोट कर सकता है, क्योंकि उसके बीच में लाइट का बेहतर है, कैमरा बेहतर है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा उसके बीच में जो है ना, ये होता है कि जब आप रोबोट के बीच में डेक्स्ट्रिटी बहुत है। मैं अंदर जाके हाथ यूँ हिलाता हूँ तो मैं अंदर भी रोबोट ऐसे ही टाँके लगाता है, तो मैं अंदर जाके जो है ना वो स्वेटर भी बुन सकता हूँ।
अब जो लेप्रोस्कोप है उससे नहीं कर सकता। अभी तो सर ये है ना कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास आना शुरू हो जाएंगे जो चाइनीज़ वर्जन है, ऑलरेडी आना भी शुरू हो गए और उसकी वजह से दिस इज़ द फ्यूचर। सो ये तो होना ही होना है। इसके अलावा जो सा ना वो फ्यूचर आप देख सकते हैं कि जैसे 10 साल पहले 15 साल पहले लेप्रोस्कोप आया था, तो अब रोबोट आना शुरू हो जाएगा और उसका फ्यूचर है डेफिनेटली। अच्छा, ये ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी जो है ये साउथ एशिया में तो रिलेटिवली थोड़ी अभी न्यू है, मतलब तो ग्लोबली कोई इसमें कोई ऐसे ब्रेक थ्रूज हैं? सर ग्लोबली भी जौन सा ना ये न्यू है। अच्छा, हाँ, ग्लोबली भी जौन सा ना शायद ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी जो है वो इस टाइम पे हम एट पार हैं विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बाकी बहुत सारी चीज़ों में हम शायद पीछे होंगे, लेकिन ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में जो हम इस वक्त पाकिस्तान के बीच में जितने भी लोग ट्रेंड हैं और वो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक तो ऑन्कोप्लास्टी बड़ा छोटा सा सबसेट अभी तक हमारे पास आता है जिसके ऊपर हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम एट पार हैं विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो है ना ऑन्कोप्लास्टिक वो इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के बीच में एट पार है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इस टाइम पे एक जिजान है, डॉक्टर है, वो इजिप्शियन है, यूके बेस्ड है, वो एक आई ब्रेस्ट के नाम से एक बड़ी अच्छी सर्विस स्टार्ट करते हैं। उनकी हम फॉलो करते हैं सारी की सारी चीज़ों को, और हमारी जितनी भी गाइडलाइंस के साथ है ये ट्रीटमेंट हो रही है पेशेंट्स की, वो सारी की सारी वही है जो यूके में हो रही होगी, जो इस टाइम पे ब्राज़ील में हो रही होगी और इटली और फ्रांस में हो रही होगी। सो इसलिए जौन सा ना वो हम इस टाइम पे कई चीज़ें हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैगसीट के नाम से है, वो इंशाल्लाह जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे पास आ जाए। लेकिन ऑन्कोप्लास्टी इज़ अ न्यू फील्ड and Pakistan is at the moment is doing what is being done internationally. Okay, great. तो बड़ी अच्छी खबर है ये इसमें हम। अच्छा, ये बताएं कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जो है वो कोई इनोवेशन के लिए चैलेंजेस होते हैं या इट्स इजी टू इनोवेट थिंग्स? सर इनोवेशन के लिए ना हमारा कल्चर इनोवेशन के लिए बना नहीं है। सो हमें शायद जो हमारा बचपन से एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम समझाता है कि तुमने मुअद्दब और ख़ामोश बन के बैठना है और कुछ ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे किसी और को तकलीफ़ हो जाए। सो वो जब आप किसी को कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं तो देयर आर सो मैनी बॉटलनेक्स के जो आपको रोकती हैं। लेकिन सेइंग सो मॉडर्न टाइम के ऊपर जो यंग जनरेशन है दे आर वेरी प्रोएक्टिव, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। हम थोड़ा सा पीछे हैं अपने रीजन में इस सारे काम के बीच में, क्योंकि जो हमारी किसी भी जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं या इनोवेशन के लिए जाएं तो उसके लिए जो सा ना वो आपको किसी न किसी को आपका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। इस टाइम पे अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको हेल्प नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप इस टाइम पे आप स्टूडेंट्स के किसी सेक्शन को कहते हैं कि आप आके मेरे साथ हेल्प करें कि हम कुछ इनोवेशन में काम करें, कुछ नया करें, वो कुछ नया कर भी लेते हैं तो उसका कोई क्रेडिट आपके करिकुलम में नहीं मिलता। So why would a child would work for maybe 400 hours on a new gadget, on a new water, जब उसको पता है कि इससे बेहतर है मैं अगर पढ़ लूँ तो मेरे नंबर आ जाएंगे, ग्रेड्स बेहतर हो जाएंगे। सो वो उसके लिए वी नीड टू चेंज द करिकुलम। सो वी आर ऑलरेडी आस्किंग कि करिकुलम के बीच में करें। वंस you want them to work in these incubation centers, so उसका मतलब ये होगा कि उनकी मेन जो टाइम है उस टाइम के बीच में से भी वो निकलेंगे, और जब वो टाइम निकलेगा तो उस टाइम को निकलने के बाद अब उनको ज़रूरत होगी कि फिर वो जो पढ़ाई हो रही है वो कैसे कॉम्पनसेट होगी, और जब इनका कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसको फिर हमें मटीरियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको फिर प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। करंटली क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेशलिटीज़ जो सी है ना वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑलरेडी, और इनोवेशन के ऊपर भी HEC के साथ हमने अटेंड किए हैं इनके एक्सपोज जो हैं। एक पिन टेक के नाम से बड़ी अच्छी एग्जीबिशन होती है, और अगर आप उसको अटेंड करें तो आपको वाकई अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे रोबोट्स में भी काम कर रहे हैं, AI पे भी काम कर रहे हैं, और पेपर भी बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ जो है वो अभी इसमें पीछे,
उसकी शायद वजह यह है कि जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यंग हैं और वो सारी फोकस्ड है विद द एजुकेशन एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग और सारी चीज़ के लिए। जो हेल्थ की हमारी फील्ड्स हैं उसके बीच में पीएचडीज़ क्लिनिकल साइड पे उस तरह से नहीं है जैसे यूके वगैरह में होती है। और फिर जब अब बनना शुरू हो गए हैं लेकिन ये वुड टेक टाइम। जब वो कल्चर बनेगा पीएचडी का तो उसमें मेजॉरिटी हमने कुछ क्या है कि हमें पता चलता है कि एक फैकल्टी है वो पीएचडी बनती है, पीएचडी बनने के बाद वो एक अपनी छोटी सी कंपनी खोलती है और वो कंपनी जौन सी है ना अपना प्रोडक्ट लेके रिसर्च प्रोडक्ट लेके चलाती है। जैसे अगर आप जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं वो है ये जो हमारे सोलर पैनल्स हैं। अगर सोलर पैनल्स के इनिशियल आप सबके सब स्टडी करें तो ये सब के सब लोग जिन्होंने इनोवेशन की थी दे वर फर्स्ट टीचिंग देम इन सम यूनिवर्सिटी एंड देन दे मेड अ कंपनी एंड दैट कंपनी ग्रू और फिर उसको मार्केट ने ले लिया। तो इसी तरह से अब हेल्थ के बीच में ऐसा कुछ है नहीं है ना। हेल्थ के बीच में आप डॉक्टरी बीमारी और पेशेंट उसी के ऊपर जब तक रहते हैं तो उसके बीच में तो ना तो बिजनेस समझ में आती है बात, ना कोई इनोवेशन समझ आती है। सो व्हाट चैलेंजेस आई फेस बीइंग द डायरेक्टर ऑफ ऑरिग इज दैट आई डू नॉट हैव द इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब इनपुट नहीं होगा तो तब तक वो फिर उस लेवल के ऊपर काम नहीं, दे आर असिस्टेंट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं। एज ए डायरेक्टर ऑरिग किंग एडवर्ड में यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको लगता है कि ये इस सिस्टम के बीच में रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन की जा सकती है? सर इस सिस्टम में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके बीच में क्योंकि आपको चाहिए ये कि आप वो चीज़ मार्केट करें जो इस टाइम पे चाहिए, मार्केट की उसकी नीड हो। और मैं जब से ये मुझे पोर्टफोलियो साथ में दिया हुआ है तो मैं आई जस्ट कंटिन्यू टू सी लॉट्स ऑफ शार्क टैंक्स एंड वो सब कुछ देखने के लिए। आप नोट करें पाकिस्तान में अभी तक शार्क टैंक किस्म का कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ। हाउएवर अगर आप इंडिया का देखें तो इसमें वो 6वां-7वां सीज़न चल रहा है उसका प्रोग्राम का, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो हेल्थ के साथ किसी तरह से एसोसिएटेड है। आप हर चीज़ के साथ हेल्थ को एसोसिएट कर सकते हैं, और अगर आप जो मेडिकल का बैकग्राउंड हेल्प कर दे उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो एक जो प्लास्टिक इंजीनियर है वो उसको प्रॉपर शेप दे देगा, हम उसको एक प्रॉपर उसके बेस दे देंगे और फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और सब कुछ होके तो हम बहुत अच्छा सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर वही बात यह है कि ये वो एरिया है जो शायद अभी हम टैप नहीं कर रहे हैं, सो विच शुड बी टैप्ड। सो ये टैप हम करके पहला काम मुश्किल होगा, लेकिन एक दफ़ा जब हम करना शुरू कर देंगे तो होपफुली वो एक रास्ता बन जाएगा, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप मतलब सर्जन भी हैं, आप एकेडमिक लीडर भी हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, तो ये अपना कैसे बैलेंस करते हैं अपने टाइम को, और वर्क लाइफ बैलेंस भी साथ फिर? सब मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो उस कैटेगरी बनती है बेगम का और बच्चों का। सो बाकी जो है ना वो फिर आपको जब आपको एक टास्क मिलता है तो फिर आप उसको चैलेंज को ले लेते हैं कि जी ये तो करना ही चाहिए इसको साथ में। सो फिर बहुत सारे लोग पीछे आपको हेल्प करना शुरू हो जाते हैं, तो आप फिर आपका काम थोड़ा सा टाइम जो स्टार्ट है वो मुश्किल है, जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर लोग आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पीपल टू बी एट द राइट प्लेस, तो वो फिर चीज़ जो सी है ना वो चलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में वैसे यही सबसे मुश्किल नहीं है, टू फाइंड द राइट पीपल फॉर? आई टोटली एग्री कि पाकिस्तान में ना जो आपको इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट पर्सन कि जिसको आप कह सकें कि तुम करो, और वो ये समझे कि शायद ये काम हाँ मुझे करना चाहिए साथ में, और वो भी चल पड़े। यस। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो बहुत ही अर्जेंट है? बहुत कई चीज़ें हो सकती हैं सर, लेकिन ये कि अगर मैं सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो डोर स्टेप पे मिलना बड़ा ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग फ़र्ज़ कर लें कि आप एक रख लेते हैं कि एक बेंचमार्क रख लें कि जी हमने इतनी किसी जगह की पॉपुलेशन अगर इस पर्टिकुलर बार को क्रॉस कर जाएगी तो इस सेटअप के बीच में
इस रेडियस के अंदर एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। सो इसका अंदर ये होगा कि वो अचानक से एक हॉस्पिटल का आइडिया नहीं अभी आपको आएगा। आप हेल्थ डिपार्टमेंट को पता है अभी सरगोदा में इस ईयर में मेरे ख्याल ये टच करेगा ये बार, तो वहाँ पे एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। कसूर में 2035 में होना चाहिए, साहिवाल में 2029 में होना चाहिए। सो एक जो फैसिलिटी का सेंटर है वो एक रेडियस के बीच में आना चाहिए। हमारी एक स्टडी थी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हम LMICs में आते हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिलेड जो 4Ds बनते हैं जिसकी वजह से इलाज में प्रॉब्लम है। एक है डिलेड प्रेजेंटेशन, पेशेंट आपके पास आएगा ही देर से। दूसरा ये है कि डिलेड ट्रीटमेंट कि जो मैं और फिर डिस्टेंस टू ट्रैवल। सो मैं बहुत दूर मुझे जाना पड़ता है और फिर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मेरी बारी इतनी देर से आती है कि जी मुझे वो काम करने के लिए वो है, और फिर बाद में है वो ये है कि डिसफंक्शनल इक्विपमेंट और सारी चीज़ें, जहाँ पे सर एक मशीन कितना काम कर सकती है। सो एक मशीन आपने लगाई हुई है MRI की, और MRI की मशीन को आप ये कहें कि वो 2 करोड़ आवाम को सर्विस प्रोवाइड करे तो वो तो फिर एक हद तक चल सकती है। उसको मेंटेनेंस है, कूलिंग डाउन टाइम है, फिर प्रेशर्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि वो नीड्स डेफिनेटली फिर उसके हिसाब से प्लानिंग अगर हो तो हम इसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बात डिस्कस होती रहती है कई फोरम पे कि जो हमारे यहाँ जो हेल्थ की प्लानिंग या जो ब्यूरोक्रेसी जो है उनका हेल्थ से कोई प्रैक्टिस से ताल्लुक़ नहीं होता, बट प्लानिंग वो कर रहे होते हैं। उसमें आया डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस प्लानिंग में? नहीं सर, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसके बीच में जो अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स की टीम्स और सब कुछ इनपुट होता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जो से है ना वो 2 बंदे खुद ही डिसाइड कर लेंगे। सो इसके बीच में बहुत सारा थॉट प्रोसेस चलेगा, सब कुछ करेंगे। दे आइडेंटिफाई द राइट पर्सन कि जी ये कैसे होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इम्प्रूव हो सकती है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर हम कैसे सोचते हैं। तो लेकिन ये कि ये इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके बीच में इनपुट है। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसे नहीं है कि बस नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं। मीटिंग्स होती हैं, वो चीज़ बनती है और फिर उसके बाद वो फिर इम्प्लीमेंट होती है। इवन अब ये जो पीछे जितनी रेनोवेशंस हुई हैं वो खुद से नहीं हुई हैं। देयर वाज ऑलरेडी अ प्लान, देयर वाज टीम एंड देन डिसीजन एंड देन सारा प्रोसेस होता है उसके साथ। हाँ। अच्छा, ये आपकी ट्रॉमा पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी है, तो उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी केयर में उससे कोई नई प्रैक्टिसेस आपको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला? सर, जो ATLS प्रोग्राम है दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। ये एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का प्रोग्राम है और पाकिस्तान में ये 2007 से आया हुआ है और CPSP के थ्रू, और हम 2011 से 10 से मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। सो 15 साल हो गए इसके साथ, एसोसिएशन के साथ। सो हम ये समझते हैं कि इसमें जो तकरीबन 60 to 70% वो लोग इसको अटेंड करते हैं जो पाकिस्तान में ही रहते हैं। बाकी 30% वो हैं जो बाहर जाने के लिए, ये उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनली इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने इमरजेंसी में काम करना है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती जब तक आप इसको अटेंड नहीं करते। सो अब हमारे 3 है प्रॉब्लम्स कह लें उनको, ये शॉर्टकमिंग्स कह लें। उसमें यह है कि ATLS प्रोग्राम क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इट कैरीज अ कॉस्ट विद इट, एंड इसको ट्रेनिंग करने के लिए नीड टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनर्स अवेलेबल जिसको करा सकें। फिर 2 या 3 दिन का कोर्स है और उसके साथ मैनिकिन्स चाहिए, उसके साथ टिशू चाहिए, उसके साथ बहुत सारा प्रेफर नहीं लिया। अब अभी तक हम इतने इंस्ट्रक्टर्स बढ़ा तो रहे हैं, अब हमारे पास तकरीबन 100 के करीब इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास इतना इंस्ट्रक्टर नहीं है कि हम जो एनुअल इनटेक या जो आउटपुट ऑफ 10,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान का है, इवन नर्सेज को भी करना चाहिए, लेकिन तो उसको हम अभी केटर नहीं कर सकते। सो अगर हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी जो बड़े सेंटर्स हैं उसके बीच में ट्रॉमा का आउटलुक बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है फ्रॉम व्हाट वाज 10 years ago, बिकॉज अब ऐसा रेजिडेंट्स भी करना शुरू कर दिया उन्होंने और वो उसके ATLS के हिसाब से करते हैं। ATLS प्रोग्राम बेसिकली आपको सिखाता है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं या एक तहसील हॉस्पिटल में हैं, सो आप वहाँ कैसे काम करें।
तो उसके हिसाब से आप आहिस्ता 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 इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पे करते करते नीचे लेके जा रहे हैं। जब 1111 आई तो उससे पहले बिल्कुल सिचुएशन और तरह से होती थी, लेकिन उसने बड़ा अच्छा इंप्रूव कर लिया। और जो इन हॉस्पिटल वाला काम है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अभी मेजर सेंटर्स पे तो कर लिया हुआ काम, लेकिन छोटे सेंटर्स पे आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन का इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है इस काम का। तो ओवरऑल आपको लगता है कि लाइफ सेविंग स्किल्स और ट्रॉमा जो है उसमें अभी भी कोई गैप्स हैं, या वो अब आपको सर लगता है कि गैप्स इसलिए हैं कि हम शायद सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, विच इज़ ट्रेनिंग ऑफ अ डॉक्टर हु इज़ वर्किंग इन अ ट्रॉमा सेंटर। लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द रोड सेफ्टी, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग ऑफ लेमैन कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अब 19 साल हो गए बेसिक लाइफ सपोर्ट की विद द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो अब उसके ऊपर हमारा पाकिस्तान में अगर इम्पैक्ट देखें, सेम सिस्टम है लेकिन उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट देखें तो वो बहुत बेहतर है। सो अब तक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस के तकरीबन 30 के करीब इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और मीना रीजन के थ्रू हम कर रहे हैं। उसके बीच में हमारा इनपुट भी है थ्रू CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स। लेकिन अब हमने इस टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 20 सालों में 75,000 डॉक्टर्स को ट्रेन करके सर्टिफाई किया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू गो इन पाकिस्तान एनीवेयर नाउ, तो जहाँ पर कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स का ट्रेंड बंदा है, सो उसको BLS करना आता है। सो आई थिंक कि दिस इज़ एन अचीवमेंट बाय द कॉलेज एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि एटलीस्ट आपके सारे डॉक्टर्स जो से हैं पिछले क्योंकि 15-20 साल हो गए हैं, तो ऑल द डॉक्टर्स नाउ नो हाउ टू डू प्रॉपरली परफॉर्म बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो इसी तरह से बाईस से हमने फिर ACLS लेके आए हैं, पैल्स लेके आए हैं, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स के लिए पैल्स है, और NRP लेके आ रहे हैं बड़ी जल्दी न्यूनेट्स के लिए, जो 1 साल तक के बच्चों के लिए होता है। और अभी नया एक उन्होंने लॉन्च किया है एडवांस स्ट्रोक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पर्टिकुलर जो ग्रुप है उनको वो करा सके। तो वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ATLS, क्योंकि उसमें रोड सेफ्टी और सब चीज़ें इम्प्रूव होने वाली। तो आप ग्लोबल सर्ज और कोविड सर्ज की रिसर्च में भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें पाकिस्तान की कोई ऐसी सिग्निफिकेंट कोई रोल रहा इंटरनेशनल रिसर्च के हवाले से? सर आपको मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये स्टार्ट होता है 2016 और हमने एक जस्ट कीप ऑन पुटिंग माय नेम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन चाहिए। सो ये किंग एडवर्ड के 2 स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं कि जी सर अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आता है तो हमें बताएं, हम इंटरेस्टेड हैं। तो इत्तेफाक से ये ग्लोबल सर्च का उस वक्त एक आया हुआ था कि जी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बीच में अगर आप करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया। मैंने उन दोनों बच्चों को कहा, दोनों भाई हैं, और उन्होंने कहा कि जी हम अपने क्लास फेलोज़ को भी ले लें। मैंने कहा क्लास फेलोज़ को भी ले लें, और उन्होंने कुछ डेटा जमा किया जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक दिन मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से अनिल भंगू हैं, वहाँ उनका फ़ोन आता है, कहते हैं कि जी आप यू आर द वर्ल्ड 2nd हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर एंड वर्ल्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर फ्रॉम सिंगल हॉस्पिटल, so would you like to come to Birmingham and work with us with the global search? This was the start of global search, and it was so heartening to know that we are the 2nd highest contributor in the world, and my hospital is the highest contributor anywhere in the world. The number 1 was Egypt. वहाँ, और फिर जब हमने वहाँ जाके उनको बताया कि जी हमारा हॉस्पिटल 3,500 बेडेड का है, तो उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा अस्पताल आप चलाते कैसे हैं, हमारा तो 200-150 का नहीं चलता। तो हमने कहा कि जी जैसे भी चलाते हैं, लेकिन बहरहाल वो हमारा इतना है और उसके बीच में इतना सारे। उसके बाद सर वो एक चेन चली और उसमें हमेशा पाकिस्तान से, और फिर हमने नेटवर्क बना लिया। फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि आप नेशनल लीड बने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर उसके बाद से जितने प्रोजेक्ट्स आते रहे उनमें, तो उसके बीच में एक्टिव नेशनल लीड, वो उनके साथ भी कोलैबोरेशन है, और यहाँ पे एक नेटवर्क हमने अपना डेवलप कर लिया हुआ है। सो विद द पैसेज टाइम यहाँ से बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन वी इंक्लूड न्यू पीपल इन। डॉक्टर रज़ा सैयद हैं, वो इंडस में होते हैं, वो नेशनल लीड 2-3 प्रोग्राम में रहे हुए हैं। सो हमने मिल के एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कर लिया है जो इंटरनेशनली इन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, एंड वो वेरी नियरली वुड हैव बीन गॉट दैट हब, जैसे मैंने वो आपको बताया था कि थोड़ा सा वो उसमें बन गया। लेकिन अदरवाइज हमने इन सारों में कंट्रीब्यूट किया, एंड वी आर हाई कंट्रीब्यूटर इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। और फिर उसका इम्पैक्ट ये है
कि इस टाइम के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी भी सर्जरी का जो पेपर है कि जिसके बीच में हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है विच इज़ 1,40,000 पेशेंट्स इन वन स्टडी, सो दैट इज़ विद द कोविड सर्ज and I am the national lead for that project. So looks, I mean this is an achievement. I mean कि अच्छा लगता है कि आपको पता चले कि you have a contribution. फिर ये आर्टिकल्स सारे के सारे छपे बड़े अच्छे आर्टिकल्स में, लांसेट में छपा, फिर जो है BJS में छपा, वर्ल्ड जर्नल सर्जरी में छपा, जिसके बीच में फिर बहुत सा। और जब मैं ये हमारी एनुअल मीटिंग्स होती थी तो उसमें जाके मेरे आई हैड दी अपॉर्चुनिटी कि मैं बड़े बड़े लोगों से ऐसे मिलूँ कि जिनके नाम सिर्फ आपने पढ़े होते थे कि अच्छा ये उनका आर्टिकल है, अतल ग्वांडे है, सो एक्चुअली जाके आप उनसे मिलते हैं और फिर आपको फिर पता चलता है कि आप कितने अच्छे बुरे हैं और आपकी अपनी सिचुएशन क्या बनती है। तो ये कोविड सर्ज की कोई ऐसी कोई लर्निंग्स भी थी जो आपको यहाँ पे सिस्टम को इम्प्रूव करने में, प्रैक्टिसेस में फ़ायदा मिला? जी सर, कोविड सर्ज जो है ना वो उस स्टडी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है ना वो हमें हेल्प किया कि हम कोविड सर्ज के दौरान, क्योंकि वो ज़माना जो था वो बिल्कुल, अब आज तो आप उसको सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से वो क्रिकेट मैचेस होते थे और कोई बंदा नहीं अंदर होता था और स्टोरीज बन गई। लेकिन उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा खौफ जो था वो ऑपरेशन का था। सो इस स्टडी को जब पब्लिश किया तो स्टैब्लिश में हमने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश की, पाथवेज इस्टेब्लिश किए। वो पाथवेज जो है ना वो फिर बाद में हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कराए। तो वो उसके थ्रू ही हमने सोचा कि आप किस पेशेंट को क्वारंटीन करेंगे, किस पेशेंट को आइसोलेशन में रखेंगे, किस पेशेंट को कब ऑपरेट कर सकते हैं, किस पेशेंट को जब ऑपरेशन कर सकते हैं तो कौन ऑपरेट कर सकता है और उसका लेवल ऑफ PPE क्या होना चाहिए। सो एक्चुअली हमने फिर उसमें डिस्कशन में ये भी लिखा कि हमारे सेटअप के हिसाब से शायद उस लेवल का PPE नहीं भी यूज़ हुआ लेकिन आउटकम हमारा कंपेरेबल है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उसने हमें उसको इफ़ेक्ट किया। अच्छा, आप AI की बहुत बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, तो कैसे मतलब आपको लगता है कि AI पाकिस्तान में हेल्थ केयर और एजुकेशन को बेहतर कर सकता? सर, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम के साथ काम कर रहा है और हमें प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स की, स्टैंडर्डाइजेशन की, क्वालिटी एश्योरेंस की। इसी के ऊपर सब लोग कहते हैं कि जी ये नहीं ठीक हो रहा। सो AI इज़ दी सोल्यूशन, दिस इज़ द आंसर। And when I started after my matriculation, I actually started sometime with the pre-engineering part। और मैंने तब कंप्यूटर तब सीखा जब वो DOS 95 होता था और Lotus 123 होता था। सो वो उसी तरह से सो एट दैट टाइम जैसे हमने लोगों को और स्टूडेंट्स को सबको वर्ड सिखाया और पावर पॉइंट सिखाई और कि कंप्यूटर आ गया है, तो अब AI आए। सो AI को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। गिविंग एन इम्प्रेशन कि AI वुड टेक ओवर मे बी, लेकिन इसके प्रॉपर यूज़ करने के लिए यूज़र का उसको समझना, उसकी ट्रेनिंग अगर इस टाइम पे हम नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में देखें तो एनवायरनमेंट के बीच में जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ एनवायरनमेंट इज़ ऑल फोकस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी, पेशेंट्स एंड डिजीज़ एंड एवरीथिंग। It's not about the leadership and management. It's not about planning and everything. So someone else would have to do the planning and management and then आपसे कुछ पूछ लेंगे कि अच्छा भाई यहाँ पे आपको चाहिए, हाँ जी चाहिए, आप वो उसको कर लेते हैं। So आपका इनपुट है तो सही, लेकिन उसकी वजह यह है कि I do not have an idea कि AI, how can AI help you in this। अगर AI आ जाता है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक सिंपल आप लाहौर में देख लें। सो द AI कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि आज जो है ना नंबर ऑफ़ डेंगीज़ इस रीजन में इतने हैं तो नियरेस्ट हॉस्पिटल के बीच में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स चाहिए, तो आप बड़े इजीली वहाँ पे अगले एक हफ़्ते के लिए डॉक्टर्स डिप्यूट कर सकते हैं एंड देन यू कैन ब्रॉट इट आउट कि वो किस तरह से कर सकता है। ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन के बाद आपको पता चलता है इस टाइम पे जैसे हम छोटा छोटा काम मैनुअल कर रहे हैं विच कंप्यूटर कैन ईजीली डू इट मच बेटर देन फॉर अस। एक कॉमन ऑपरेशन है, पित्ते का ऑपरेशन है, ये लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। अब लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट सेटअप के बीच में वेटिंग टाइम इज़ 4 months 5 months क्योंकि लिस्ट पॉजिट की। AI कैन आइडेंटिफाई कि जी आपके पास इस टाइम पे गुजरांवाला के बीच में जो आपके रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो 73 पेशेंट गुजरांवाला के हैं और गुजरांवाला की मशीन फ्री पड़ी हुई है, तो इनको उधर रेफ़र कर दें। सो आपको कुछ
करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द प्रोग्राम वुड इटसेल्फ इवॉल्व एंड इट वुड टेल यू कि जी किस तरह से. सो गवर्नमेंट सेटअप लेवल के ऊपर और गवर्नेंस लेवल के ऊपर can very easily implement simple models of AI which can improve this value. और फिर उसके बाद अब फिर नेक्स्ट लेवल एक आ जाता है जिसमें VR है और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ हैं और वो फ्यूचर है. अब पेशेंट्स जब हमने एनाटमी की थी तो उस वक्त हमने एनाटमी कैडावर्स पे की थी. सो एक्चुअल पेशेंट के ऊपर सब कुछ किया था क्योंकि उस वक्त ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब तो है. सो अगर आपके पास एक 3D इमेज बन जाता है, एक होलोग्राम बन जाता है जिसके ऊपर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू डेवलप दैट प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो एवरी स्टूडेंट वुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू जस्ट लॉग इन और वो उसको सारे को करे, समझे और सारी चीज़ कर ले. तो ये नहीं होगा कि भाई मेरी बॉडी में ये नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं चला, या मुल्तान में कुछ फ़र्क है, लाहौर में फ़र्क है, साहिवाल में फ़र्क है. सो देयर वुड बी अ स्टैंडर्ड एवरीवेयर कि जिसके बीच में होते हैं. तो AI हैज़ अ रोल इन हेल्थ केयर इन पंजाब है. तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको देखते हुए और जो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें आपको लगता है कि AI पावर्ड करिकुलम और AI पावर्ड डायग्नोस्टिक जो है ये हम कुछ जल्द देख सकते हैं पाकिस्तान में? सर अच्छी बात इस वाले मामले में ये है कि को बहुत ज़्यादा जो सा ना वो ग्रिप नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ऑन करिकुलम अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का जौन सा बहुत फ्लूइड है और उस पर बहुत सारा काम हो रहा है. सो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बहुत जल्दी ये अडॉप्ट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी यूल सी कि देयर वुड बी मॉड्यूल्स, देयर वुड बी स्पेशल एरियाज़ के जिसके अंदर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और सिस्टम के बीच में ये बड़ी जल्दी आ जाएगा. ओके. तो ये आप ऑरिक में जो मतलब कमर्शलाइजेशन और इनोवेशन और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है ये सर अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर है, बहुत प्रिमिटिव. अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है. क्यों कि इस टाइम के अंदर हम अपनी जो जितनी भी इक्विपमेंट है, जितने भी कैलकुलेटर्स हैं, जितने भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम अपना नहीं यूज़ करते. अगर हम सिंपल से सिंपल एक एक चीज़ पकड़ के इनको रास्ता बताना शुरू कर दें ना, तो अगर एक कोई यूनिवर्सिटी जो IT की यूनिवर्सिटी है वो MOU कर ले विद वन यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये जितने प्रोग्राम्स हैं उन सारों को बना के हम कर सकते हैं. सो ये बहुत जल्दी पिक होगा और बहुत जल्दी पॉपुलराइज भी हो जाएगा. और इसके तो आई बिलीव कि कमर्शलाइजेशन जो सी है ना वो सिर्फ फोकस का फ़र्क है. और येस पॉलिसी और फिर एक अगेन जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है ना उनको भी आपको एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को चेंजिंग इनटू इन कंपनी वो समझाना पड़ेगा. तो फिर वो जब समझ में आ जाती है, हमें पहले समझ में आ जाएगी जो हम करना चाह रहे हैं, और फिर हम जब समझा सकेंगे तो इट कैन बी अडॉप्टेड वेरी इजीली. अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे. जैसे एक नया टॉवर है लैप्रोस्कोपिक, इस टाइम पे अगर मैं परचेज़ करता हूँ किसी भी गवर्नमेंट सेटअप के लिए तो उसकी प्राइस तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया है. सो 2.5 करोड़ रुपया और अब मुझे 4 चाहिए तो 10 करोड़ रुपया चला गया. लेकिन उसके बीच में अगर मैं देखता हूँ कंपोनेंट्स देखने के लिए तो एक स्क्रीन है, एक कैमरा है, एक लाइपोफ्लिटर है. सो अगर हम थोड़ा सा फोकस हो जाएं और मार्केट और इंडस्ट्री ये समझे कि ये जो 2.5 करोड़ की जगह पे चलो मैं 1.25 करोड़ में भी अगर बना लेता हूँ तो इसकी बहुत मार्केट है. वी आर अ बिग कंट्री and there are 100 districts and there are so many opportunities to practice. हम उसको refurbished खरीद के 28 लाख 30 लाख का बेच लेते हैं, लेकिन हम we are not into manufacturing these things are there. यानी जो आप LCD स्क्रीन है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान के बीच में LCD स्क्रीन्स बन रही हैं तो सिंपल उसके जैक एंड प्लगइन्स चेंज करने होंगे ना, और क्या चीज़ चेंज करनी, कुछ भी चेंज नहीं करना. कैमरास बन रहे हैं, कैमरास लेंस आपको अच्छी क्वालिटी का बनाना है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इंसफ्लेटर्स के बीच में सिर्फ गैस का प्रेशर करना है, सेंसर्स है, हम कर रहे हैं. अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में आप जाके आप जो PhD स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका लेवल का काम देखें. दे आर जनरेटिंग हेपेटोसाइट्स, नए सेल बना रहे हैं, सेल कल्चर हो रहे हैं, स्किन नहीं बन रही है, और मछली के दानों के ऊपर और छानों के ऊपर काम हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन उसको कमर्शलाइज नहीं कर रहे,
उसको हम यूज़ करते हैं, वो PhD कर जाता है, PhD करके नौकरी शुरू कर देता है, वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी जाती है। तो इंडस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी हैज़ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और एक दफ़ा की बात है, यू विल जस्ट क्लिक, और एक दफ़ा क्लिक हो जाएगा ना तो फिर आप बिल्कुल आउटलुक चेंज हो जाएगा, लोग जो उनसे ना फोकस करना शुरू कर देंगे सर। मतलब ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एकेडमिक प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं रादर देन कि वो कमर्शियल क्वालिफिकेशन के लिए हो जाता है ना। यहाँ पे हमारी अगर बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च नहीं हो रही या हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो उसकी वजह यह है कि सारा ओनर्स हमने डाल दिया स्टूडेंट के ऊपर टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट। सो वो उतना ही काम करेगा कि जितना उसके रिक्वायरमेंट के लिए पूरा है। तो वो जब रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है तो उतने में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसको हम वहाँ से निकाल देते हैं कि भाई तुम मार्केट में जाओ और जाके नौकरी करो। लेकिन हम उसको नहीं वहाँ से उठाते। एक मॉडल मैं आपको बताऊं सर कि एक हमारी कोलीग हैं इधर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के बीच में, उनको उन्होंने हायर किया, तो शी बिलोंग्स टू एन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट। तो उनको स्कॉलरशिप पे उन्होंने ले लिया। स्कॉलरशिप पे लेके उन्होंने कहा कि जी आप MBBS पूरा कर लें। MBBS उन्होंने पूरा कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा जी अगर आप तो ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर, और R एक सॉफ्टवेयर है, R के ऊपर हमें जौन सा ना वो एक आप लेक्चर दे दिया करें ना, तो हम आपको 1 साल के लिए मज़ीद यहाँ पर जॉब ऑफ़र कर देते हैं। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको जॉब ऑफ़र होगी। अब वहाँ पे 1 साल और गुजरा तो उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने बनाया हुआ है इसका अगर आप ऑनलाइन मॉड्यूल हमें बना देना तो हम आपको अगले साल का भी वो स्पॉन्सर कर देते हैं। तो उन्होंने अगले साल वो करके वो भी स्पॉन्सर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस साल में आप ऑनलाइन मॉड्यूल जो सा ना उसको 5 मुल्कों में जाके पढ़ाएं तो हम आपको 1 साल के लिए और कर देते हैं। सो यूनिवर्सिटी ने उनको जाने नहीं दिया। शी कंप्लीटेड हर PhD एंड देन शी बिकेम द फैकल्टी। मीनवाइल यूनिवर्सिटी ने क्या गेन किया, उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनवा लिया। उस ऑनलाइन कोर्स से एक ऑनलाइन कोर्स अगर आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वगैरह का, तो ये 8,000 पाउंड से लेके 28,000 पाउंड्स तक का कोर्स होता है। और ऑनलाइन अगर आप उनके नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट देखें तो लामहला 100-125 स्टूडेंट एक कोर्स को 1 साल के कोर्स को ले रहा होता है। सो आप देखेंगे नॉलेज खुद जौन सा ना वो इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट सो मच मनी कि जिसकी मदद से वो आगे कुछ और चीज़ डेवलप कर सकते हैं और लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो एक राइनो वॉट्स जो है, इनका नाम राइनो वॉट्स है। सो एक राइनो वॉट्स है, उन्होंने दे क्रिएटेड ए प्रोग्राम, दे रैन अ प्रोग्राम, दे गॉट अ बिजनेस प्लान। वो जो राइनो वॉट्स खुद PhD होकर फैकल्टी हो गई लेकिन यूनिवर्सिटी को उनको कर रही है। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। सो हम उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि ये जो मतलब एक वक्त था कि जी किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल, एफजे ये वाले कॉलेजेस थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब बहुत लंबी एक लिस्ट आ गई मेडिकल कॉलेजेस की। तो वो मतलब आपको लगता है कि वो जो मेडिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड कोई मेंटेन है या वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम हुआ है? सर कम नहीं हुआ एक्चुअली। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आपने इसको प्राइवेटाइज़ किया, जब हम लोग शुरू हुए तो सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, हम सारे एक दूसरे को जानते थे और टोटल 1500-1600 एक ईयर में स्टूडेंट होता था। तो बात वैसे सर थी। जब इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बने तो इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस ने अपने अपने लेवल के ऊपर जो है ना वो फिर काम करना शुरू किया। सो अब अच्छे और बुरे दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं। कई मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट जो से हैं वो FCPS भी कर रहे हैं, वो MD भी कर रहे हैं, वो US भी जा रहे हैं। सो उन कॉलेजेस ने अपने तौर पे अपने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी डेवलप किए हैं और उनकी फिर पॉलिसीज़ भी हैं, नए मॉड्यूल्स भी हैं। सो मिक्स एंड मैच है। लेकिन ये कि डेफिनेटली जो MBBS के स्टूडेंट का लेवल है उसकी असेसमेंट तो UHS कर रही है। लेकिन कॉलेजेस अपने तौर पे बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी इन दो। लेकिन अगर आप क्योंकि वी ट्रेवल एंड सी डिफरेंट एरियाज़ के जौन से इनके हॉल्स कैसे हैं, इनकी स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। इट वाज प्योर प्लेयर सर। बड़ा मज़ा आया बातें करके भी आपसे जो सा ना और इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर।